हूं आपका दोस्त उत्सव। वीडियो आपके लिए है और उन सभी लोगों के लिए है जो कभी ना कभी एंटीबायोटिक यूज किए हुए हैं या करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए गौर से सुनिएगा और उन सभी लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो लोग एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, क्योंकि आजकल के समय में बिना एंटीबायोटिक के तो हमारी लगता है कि लाइफस्टाइल अधूरी है। दोस्तों न जाने कितनी सारी सर्जरीज जो है वो सक्सेसफुल होती हैं, कितनी सारी कीमोथेरेपीज जो है वो सक्सेसफुल होती है। जरा सोचिए कि अगर सिर्फ ये एंटीबायोटिक्स ना हो या ये एंटीबायोटिक्स जिस तरह अभी काम करना बंद कर दें जिस स्पीड से, अगर उस स्पीड से वैसे ही रेसिस्टेंट होती रहे तो आने वाले समय में जो सर्जरीज होती है वो सारी अनसक्सेसफुल होनी शुरू हो जाएंगी। रेसिस्टेंट कर रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो क्या रेसिस्टेंस कर रहा है। तो जिस तरह कोरोना में चला था ना क्वारंटाइन, उसी तरह ये रेसिस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप समझिए। ये रेसिस्टेंट मतलब कि भैया काम करना बंद कर दिया। टर्म्स मिसयूज ओवर यूज तो पहले ही आप जान गए, अब आ गया आपका अंडर यूज या अंडर डोज। अंडर यूज सबसे ज़्यादा भारत में होता है। क्या होता है, पहले हम लोग बीमार हुए, हमारा पहला डॉक्टर होता है दवाखाना वाला जो दवा की दुकान चलाता है, वहाँ से लिए नहीं ठीक हुआ तब डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब कोई दवा दिए और उसमें मान लीजिए कोई ABC नाम का एंटीबायोटिक हुआ, खाना शुरू किए, 2 दिन 4 दिन में रिलीफ मिल गया। ठीक है, अब रिलीफ मिल गया, दवा खाना छोड़ दिए, ना डॉक्टर से मिलने गए ना दवा खरीद के ला के। डॉक्टर साहब बोले थे कि 10 दिन खाने के लिए, वो भी नहीं खाएं और छोड़ दिया। अब तो ठीक हो गया, क्या खाना। ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है इंडियन सेटअप में। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हर एंटीबायोटिक का एक डोज होता है। ठीक है, वो उतना डोज उतना टाइम पीरियड के लिए वो पूरा करना होता है। किसी का 5 दिन का होता है, किसी का 7 दिन का, 10 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का, जो भी वो पूरा करना होता है। अगर पूरा नहीं किए तो उससे घाटा क्या होता है कि अब एक बार तो खा लिए, अब बैक्टीरिया पूरा मरा नहीं। ठीक, बैक्टीरिया मरा नहीं, शुरू में तो जितना मरना था, मान लो 10 बैक्टीरिया थे, 8 ही मरे। ऐसे 10 8 होते नहीं है, मिलियन बिलियन में होते हैं, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10 थे, 8 ही मरे, 2 रह गए। अब वो मल्टीप्लाई जो अपना वो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ाते हैं ना, वो भारत की तरह बढ़ाते हैं सीधे। ठीक है, बिलियंस में मिलियंस में ऐसे बढ़ाते हैं। तो जो 2 बचे ना, अब जो वो मल्टीप्लाई करेंगे और तेज़ी से करेंगे। ठीक है, और जितना अपना जनसंख्या बढ़ाएंगे ना, सबको बताते जाएंगे। ठीक है, जीन ट्रांसफ़र के द्वारा कि भैया इस एंटीबायोटिक का ना तुरंत अपने तरफ मारक क्षमता बना लेना। तो जो अब नया बैक्टीरिया बन रहा है ना, पहले से ही अपना औजार लेके बन रहा है, अपना मारक क्षमता बना के बन रहा है कि अब जो तुम एंटीबायोटिक वो ABC खाओगे ना, अब मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। अब वो टैबलेट आएगा, उसी के ऊपर कत्थक करके वो टैबलेट को उल्टा शरीर से निकाल देंगे और वो वैसे ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे और तो और वो दिन पे दिन और रेसिस्टेंट होते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे जीन ट्रांसफ़र से वो रेसिस्टेंट होते हैं कुछ लोग, अब उनके सगे संबंधी जो नहीं है, जो दूसरी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, शरीर के, वो कैसे रेसिस्टेंट होंगे उसी एंटीबायोटिक से। तो वो ऐसे होंगे प्लाज्मिड्स के थ्रू। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल होता है जो अन्य बैक्टीरिया को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि भैया ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, अगली बार ये तुम्हारे शरीर में आए तो उसके लिए तुमको ये रक्षा कवच बना के रखना है ताकि कुछ हो नहीं। ठीक है, तो अपने मोहल्ले पहले अपने परिवार को जितना जनसंख्या बनाया उस सबको पहले उसके खिलाफ तैयार कर दिया। अब मोहल्ले और शहर वाले को भी, मतलब शरीर में जितने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है ना, सबको ये बता दिया कि भैया इस तरह का अगर एंटीबायोटिक आया, ठीक है, इस गली में, तो उसके लिए ऐसा ऐसा अपना औजार हथियार बना के रखो ताकि अगली बार वो आए तो तुमको उससे फर्क नहीं पड़े। अब सारे बैक्टीरिया जो हैं उससे रेसिस्टेंट होगा। और सिर्फ वो एक बॉडी की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक बॉडी में, मान लो वो मेरे बॉडी में रेसिस्टेंट हुए तो दूसरे की बॉडी में नहीं जा सकते, दूसरे के बॉडी में भी वो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जाएगा और उसके शरीर में भी ऐसा ही काम करना शुरू करेगा। कैसे करेंगे? अगर हम अनहाइजीनिक कंडीशन में हैं तो मेरा फूड वाटर सब कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा हमसे और वो किसी तरह वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होकर दूसरे के शरीर में चले जाएंगे। पहले पोलियो भी ऐसे ही फैलता था। ठीक है, उसी तरह से वो दूसरे के शरीर में चले जाएंगे। और अब तो आलम यहाँ है कि हम खुद को तो एंटीबायोटिक खिलाते ही हैं, मुर्गियों को एंटीबायोटिक देते हैं ताकि अच्छी मुर्गी बने, अच्छे नस्ल की, जल्दी बड़ी हो। हम फसलों को एंटीबायोटिक देते हैं, पैदावार अच्छी हो। हम लोग गाय को, बछड़े तक को एंटीबायोटिक देते हैं। तो अब तो हमारे साथ साथ हमने अपने आसपास रहने वाले जीवों को भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बनाना शुरू कर दिया। तो जब उनको एंटीबायोटिक देंगे और फिर उन्हीं का दूध पिएंगे, ठीक है, वही मुर्गी खाएंगे, वही जो फसल है वो वही बड़ा होगा, उसी का फसल जो निकलेगा वही हम खाएंगे, वही गेहूं खाएंगे, वही चावल खाएंगे। वो सब में कहीं ना कहीं वो एंटीबायोटिक का सब ऑप्टिमल डोज रहेगा जो हमारे शरीर में आएगा।
चाहे वो मुर्गी के थ्रू आए या उस फसल के थ्रू या उस गाय के दूध के थ्रू आए या उनके मल मूत्र की तरह यहाँ उनके मल मूत्र से यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर जो है वो भी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। मतलब कि अब वो पानी पी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सब ऑप्टिमल डोज है एंटीबायोटिक का वो हमारे शरीर तक पहुँच रहा है। मतलब कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, कहीं से भी हम लोग नहीं बच रहे हैं। चारों तरफ से एंटीबायोटिक ने हमें ऐसे घेर लिया है, सब ऑप्टिमल डोज ऑफ एंटीबायोटिक ने, और हमारे शरीर में जा रहा है। जा तो रहा है लेकिन कर क्या रहा है? जो सब ऑप्टिमल डोज हमारे मतलब कि जितना डोज होना चाहिए एंटीबायोटिक्स का उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, उससे कम डोज जा रहा है। तो उसको चोट तो लग रहा है बैक्टीरिया को, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कुछ बैक्टीरिया मर भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ के मरने से क्या होता है? वो तो बिलियंस में नए बन रहे हैं, और अब जो बन रहे हैं वो जितने एंटीबायोटिक उसने चखा है ना, सबके खिलाफ अपना हथियार तैयार कर रहे हैं, अपना आर्मर तैयार कर रहे हैं कि अब जो एंटीबायोटिक उनके शरीर में वो जाएगा उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एंटीबायोटिक नहीं खा रहे हैं, खुश हैं कि भैया हम तो एंटीबायोटिक खाते नहीं हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप खाते हो नहीं खाते हो, आपके शरीर में एंटीबायोटिक किसी न किसी तरह से पहुंच रहा है और वो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और आने वाले समय में ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला, अब ही ऑलरेडी हो चुका है ये चालू। एक रिसर्च के अनुसार यूएस में जितने लोग HIV, एड्स वगैरह और दूसरे बीमारियों से नहीं मरते हैं, पार्किंसनिज्म वगैरह ये जो बीमारी है उससे उतनी मौतें नहीं होती हैं, या HIV, एड्स से उतनी मौतें नहीं होती हैं जितनी मौतें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होने के कारण हो रही हैं। ठीक है, ये एक रिसर्च है और इसकी परिकल्पना सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1945 में ही कर लिया था कि एंटीबायोटिक को अगर इंसानियत के लिए मददगार साबित करना है तो उससे इंसान को बचा के रखो, उसको पूरे कंट्रोल में लो। ठीक है, जैसे बंदूक, पिस्टल क्या है ना, यूएस में खुलेआम बिकता है, तो डेली गोलीबारी होती है, सैकड़ों लोग मरते हैं। तो उसका क्या है कि अच्छा ऐसा एक्ट लाओ कि बंदूक, पिस्टल हर आदमी के हाथ में नहीं पहुंचे, बहुत कंट्रोल्ड रहे। उसी तरह से एंटीबायोटिक का कंट्रोल्ड यूज़ होना ज़रूरी था, लेकिन वो एडवांस्ड कंट्री हैं, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं और उस पर बहुत हद तक लगाम लगा चुके हैं। मेरे कुछ जानकार हैं जो रहते हैं बाहर, वो बोलते हैं कि एंटीबायोटिक उनको नहीं मिलता है, कुछ भी हो जाए वो एंटीबायोटिक बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाए। पहले तो वो लोग डायरेक्ट बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, एक तरीका होता है वहाँ तक पहुँचने का। पहुँच भी जाते हैं तो उनको एंटीबायोटिक नहीं मिलता है, जनरल मेडिसिन मिलते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े से बड़े एंटीबायोटिक दवा की दुकान पे ऐसे ही अवेलेबल हैं, उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। और कुछ हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर दोस्त की भी गलती है, क्या है कि अपना प्रैक्टिस को चमकाने के लिए, ठीक है, सबसे एडवांस एंटीबायोटिक से शुरू करते हैं सब, ताकि उनका क्योर रेट बढ़ जाए, उनका नाम हो। लेकिन बदले में वो क्या दे रहे हैं? रेसिस्टेंस दे रहे हैं, और वो रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं समाज में फैल रहा है तो उन तक भी आ रहा है। ठीक है, तो कम्युनिटी स्प्रेड रेसिस्टेंस हो रहा है जिसमें सब लोग फंस रहे हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में तो ऐसा होता है कि ड्रग ऑफ चॉइस, खास करके बिहार में, वहाँ पे वो भी वहाँ जहाँ दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं, ठीक है, वहाँ तो ड्रग ऑफ चॉइस एक्चुअली में वही होता है जो अवेलेबल है। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वही ड्रग ऑफ चॉइस है जो दवा अवेलेबल है। अगर अलग से आपने लिख दिया तो पेशेंट अलग से बवाल काटेगा, आपके ऊपर स्पष्टीकरण अलग से निकल जाएगा, तो उसका एक अलग ही माजरा है, उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये जो एक तरह से जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर भाई लोग हैं जो एडवांस एंटीबायोटिक का शुरू से इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, मैंने बहुत सारे देखा टीबी के पेशेंट्स के केसेस में भी कि वो सबसे एडवांस एंटीबायोटिक ना वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे हिस्ट्री लिया, बहुत दिन से सबसे एडवांस वाला जोड़ दिया, ठीक है, वहाँ से ही उनका इलाज चालू किया। तो ये जो अपना प्रैक्टिस चमकाने के लिए कर रहे हैं कि जल्दी से पेशेंट को थोड़ा आराम मिले और उसके बाद फिर मेरा गुणगान हो, तो ये अगर सोच के कर रहे हैं कुछ लोग तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडियन पेशेंट्स को जानते हैं कि वो कैसे हैं। तो हम लोग एंटीबायोटिक्स पूरा कंट्रोल्ड वे में दें तो वो क्या है कि पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, और एक तरह से जो कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ रेसिस्टेंस का वो ना हो। मेरे साथ तो कई बार लड़ाई हो जाता है कि आप सिर्फ पैरासीटामोल कैसे लिख दिए, ठीक है, आप क्यों नहीं लिखिएगा और मेरे को दवाई, कुछ भी लड़ लेते हैं, नहीं लिखता हूँ। बहुत लोग भाग भी जाते हैं, भागो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक
प्रॉपर पता नहीं हो कि बीमारी क्या है, जब तक डायग्नोसिस नहीं हो, लोग यहाँ पे टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते हैं। अब टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं, अंदाज से एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं, लेकिन वो खा रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या जाता है। नहीं, हमारा जाता है भैया, घूम फिर के वो सारा चीज़ हमारे ऊपर ही आने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब उसमें भी एक और रिसर्च बताता हूँ। एक स्वीडन में एक रिसर्च हुआ जिसमें ये बताया गया कि आईसीयूज में 60% जो दवा चलता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, यूजलेसली चला जाता है। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक अंडर डोज चलाया जाता है, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक। ये कितना घातक है, हम लोग इसको, आप इसका बस कल्पना कीजिए कि हम लोग अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, इस मामले में डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी सजग हैं और वो अपने एंटीबायोटिक यूज़ को ऐसा कंट्रोल्ड कर चुकी हैं कि उनके यहाँ, उनके सेटअप में हमारी तरह कुछ भी खरीदना संभव नहीं है। तो ये हमारे देश में भी होना ज़रूरी है। रेसिस्टेंस जो है चारों तरफ से जब हमको घेर कैसे रखा है, अपने ग्रिप में ले रहा है, तो आखिर इससे बचे कैसे? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा बात है बचना। और इंडियन सेटअप जो है मेडिकल का, उसमें तो और हालत ख़राब है, बद से बदतर हालत है, और वो हर मेडिकल प्रोफेशनल समझ रहा होगा इस बात को। तो उसका बस एक ही उपाय है, उसमें मेडिकल प्रोफेशनल का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि हम लोग एंटीबायोटिक लिखे ही नहीं जब तक इंडिकेटिव ना हो। चाहे पेशेंट नाक रगड़ के मर जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर इंडिकेटिव है तो लिखा जाए, अगर लगता है कि बिना एंटीबायोटिक के काम नहीं चल सकता है तो लिखा जाए, अगर सटीक बीमारी पता हो, वैसा डायग्नोसिस हो तो लिखा जाए, टेस्ट में कुछ ऐसा आए जिसमें एंटीबायोटिक का इंडिकेशन लगता है तो लिखा जाए। नहीं तो जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो पहले हम लोग वो उस पर मतलब ज़्यादा फोकस करें, अन्यथा कि हम लोग एंटीबायोटिक का फर्स्ट यूज़ करना शुरू कर दें। पहला चीज़ ये है। तो ये हमारी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस को रोकने में। साथ ही साथ लोगों को भी ये समझना है कि जहाँ बिना डॉक्टर के परामर्श से खुद से खरीद लिए या अपने ताऊ के दवा की दुकान से जब मन किया उठा के लिया एंटीबायोटिक, खुद भी खाएं, पूरे खानदान को खिला दिए। कुछ लोग तो कोरोना में सच में डॉक्टर बन ही गए हैं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप लोगों से सर्दी खांसी दुनिया जहान की दवा पूछो, याद है उनको ज़बान पे डोज के साथ। वो आपसे में भी नए डॉक्टर जो है उनसे ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, कि किस में क्या दवा चलेगा। पूरे डॉक्टर बन चुके हैं कोरोना के पीरियड में अब तो बहुत सारे लोग। तो आप कितने भी एडुकेटेड हो, हम कितने भी बड़े मतलब कि जानकार बन जाएं किसी घर को सजाने का, लेकिन जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, जो आर्किटेक्ट है, वो उसकी पढ़ाई करा हुआ है, वो ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसके दिमाग में पता है कि कौन चीज़ कितना कहाँ कैसा करेंगे। वो प्रोफेशनल है। कोई इंजीनियर है, वो प्रोफेशनल है, वो हमसे अच्छा घर बनाएगा किसी भी बहुत सोच समझ के। बहुत सारे टेक्निकल्स होंगे जो उसको पता होगा, जो हमको नहीं होगा। मे बी हमको कुछ एडिशनल नॉलेज हो अलग अलग स्रोत से। वैसे ही जो मेडिकल प्रोफेशनल हो, कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे सेटअप में काम करते, तो उनका जो तजुर्बा होता है वो आम जनता से बिल्कुल अलग होगा। तो हम लोग आम जनता के लिए है कि बिना मेडिकल प्रोफेशनल्स के सलाह के, बिना प्रॉपर टेस्ट के एंटीबायोटिक को हाथ ना लगाएं। ठीक है, जनरल मेडिसिन खरीद के खा सकते हैं और दवा के दुकान वाले को डॉक्टर ना समझें। ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दें। डॉक्टर से ही मिलें, ठीक है, और उनके सलाह से ही दवा खाएं। और कम से इवन एंटीबैक्टीरियल सोप वगैरह जो यूज़ करते हैं ना हम लोग, वो भी रेसिस्टेंस में कहीं ना कहीं, या लिक्विड जो होता है एंटीबैक्टीरियल, वो भी रेसिस्टेंस में कहीं ना कहीं अपना योगदान देता है। तो जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे एंटीबायोटिक यूज़ करें, जहाँ एंटीबायोटिक के बिना नहीं काम चल सकता है। क्योंकि इसका वो दिन दूर नहीं कि अगर इसका हम लोगों ने प्रयोग नहीं बंद किया तो आने वाले समय में जिनको जिस तरह से कैंसर्स बढ़ रहे हैं, कीमोथेरेपी फेल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद भी लोग मरने शुरू हो जाएंगे, फेल हो जाएगा। सर्जरीज हैं, उसके बाद इन्फेक्शन से लोग मरने चालू हो जाएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस पहले डेवलप कर चुका है। जो हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली जितने अनहाइजीनिक होते हैं, सारे हाई एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, जो लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जितना अनहाइजीनिक होते हैं और जितना वो, चाहे हमारे सरकारी अस्पताल भी, ठीक है, आप बिहार में देखो सरकारी अस्पताल में कितना अनहाइजीनिक है, वो जितना रेसिस्टेंस फैलाते हैं एंटीबायोटिक का, ठीक है, उस लेवल से तो हमको लगता है कि भारत का भविष्य बहुत खराब होने वाला है अगर हम लोगों ने अभी इस चीज़ पे सुधार की तरफ नहीं देखा। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि एंटीबायोटिक का यूज़ सोच समझ के कीजिए, डॉक्टर के सलाह से कीजिए,
और जहाँ तक हो अवॉइड कीजिए। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो चीज़ ठीक हो सकता है तो उस पर पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, दवा के दुकान वाले को दवा का डॉक्टर ना समझें। डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल्स अलग होते हैं, तो उनके सलाह के बिना एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें। जनरल जो भी दवा खा सकते हैं खरीद के वो खाइए। दर्द की खा लीजिए, अपना बुखार की ले लीजिए, खांसी की सिरप ले लीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवा की जहाँ बात आती है या वैसे कोई भी दवा की बात आती है तो मेडिकल प्रोफेशनल के सलाह से ही लें। और क्योंकि ये आप खुद को ही नहीं बचा रहे, उससे पूरे समाज को एक तरह से रेसिस्टेंस से बचा रहे हैं, ठीक है। और वो मे भी आपके बुढ़ापा में काम दे। मान लो वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया तो बुढ़ापा में वो आपकी जान बचाने वाली थी, वो काम ही करना बंद कर चुकी है, तो आप उसके कारण मर जाओगे, ठीक है। प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। आशा करता हूँ अब से आप लोग जब भी एंटीबायोटिक की तरफ देखेंगे तो मेरा ये बात आपको याद आएगा, ये सारी कहानियाँ याद आएंगी आपको। और जो लोग ऐसा मतलब मिसयूज़ करते हैं एंटीबायोटिक को, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, उनको ये सुनाएं और समझाने की कोशिश करें। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।